good evening, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is Sonia Kaushik, and you are watching my YouTube channel KC Biozone. And we are doing class 11, chapter number 9, that is biomolecules. हम कर रहे हैं chapter biomolecules, and today's topic is polysaccharides. This is lecture number 3rd, right? Lecture 1 and 2 I will give the link in description box. You can go and check. चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीसेक्राइड. सो एज यू ऑल नो दैट व्हेन वी हैव कैटेगराइज्ड दिस बायोमोलिक्यूल, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वन इज एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल. तो बच्चों जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, they are come under the category of insoluble class. So polysaccharide that are made up of sugars, that may be simple sugar, complex sugar, like that. So that are also come under category of acid insoluble. Polysaccharide are simply carbohydrates that are having uh, polyhydroxy ketone group or aldehyde group. So these are also come under category of macromolecules. Polysaccharides को आप simple terms में कहें तो शुगर से बनी है. बहुत सारी शुगर्स अगर जुड़ती हैं, लाइक ग्लूकोज इस तरीके से जुड़ती हैं, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो वी कैन से इट एज पॉलीसेक्राइड, राइट. सिंगल शुगर होगी तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है, सिंगल शुगर, वन शुगर, सिंगल शुगर, राइट. डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, सो इट हैव टू शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट, टू शुगर मॉलिक्यूल्स, डाइसेक्राइड. और अगर इसमें हम बात करें ओलिगोसेक्राइड की, ओलिगोसेक्राइड तो इसमें 3 to 4 या 3 to 5 आप कह सकते हैं. अगर इससे ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, मोनोसेक्राइड. फॉर एग्जांपल आपने सेलुलोज के बारे में सुना है. सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड दैट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के सेल वॉल में मिलता है, किससे बना है, ग्लूकोज से. सो सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. होमोपॉलीमर मतलब एक ही तरह का शुगर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है. ग्लूकोज की रिपीटेटिंग यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पॉलीसेक्राइड की, दैट इज स्टार्च. एंड यू ऑल नो दिट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर अमाइलोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स है उसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है एज अ स्टोर फूड. तो दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट, like in potato that are rich in starch, and wheat, rice, all these are starch rich food, and we can say carbohydrate based food, right. और अगर हम एनिमल्स की बात करें, so they have a different reserve food material, that is glycogen. स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, ध्यान रखेंगे, स्टार्च stored in amyloplast. Write down amyloplast. ठीक है, these are kind of plastid. Plastid colorless plastid है, leucoplast. And if we talk about glycogen, glycogen that is also called animal starch. Animal's starch, this is stored in, glycogen is stored in liver. This is stored in liver. ये liver में stored होती है. amyloplast कहाँ stored होती है, so starch कहाँ stored होती है, amyloplast के अंदर. Got it? चलिए एक और शुगर की बात करते हैं, इनोलिन, that is the polymer of fructose. इसमें फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज के अंदर पायरान रिंग होता है. So fructose चेन का पॉलीमर है इनोलिन शुगर. एंड इन अ पॉलीसेक्राइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन है, यू कैन सी कि वन एंड विल बी रिड्यूसिंग एंड वन एंड इज नॉन रिड्यूसिंग. ठीक है, एक चेन है जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो एक एंड कैसा होगा, रिड्यूसिंग, और दूसरा एंड कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग. गॉट इट. चलिए, तो स्टार्च कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, अभी हम डायग्राम में देखते हैं. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयोडीन टेस्ट के बारे में आप सभी ने सुना है. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट आयोडीन टेस्ट, राइट. आपने हमेशा सुना है दैट वेन एवर द स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, इट विल गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर,
right? It gives blue black color. Blue black color होता है. Starch reacts with iodine, it will give blue black color. So if we talk about starch in detail, so starch is made up of two components. One is amylose. किससे बना है स्टार्च? एक कंपोनेंट है amylose और एक है amylopectin. amylopectin. बच्चों ये जो amylose वाला पार्ट है, this is helical structure and this amylopectin is specifically have branch structure like that. ठीक है, इसमें branch structure है. So अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन की बात करेंगे, सो आयोडीन विद गेट एंटेंगल्ड या फंस जाता है कहाँ पर? ये हेलिक्स जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर आयोडीन जो है ट्रैप हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज अमाइलोज. अमाइलोज की वजह से आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है हमेशा स्टार्च का. स्टार्च हमेशा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, दैट इज ड्यू टू अमाइलोज नॉट अमाइलोपेक्टिन. ठीक है. और अगर हम बात करें बेटा ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन का क्या रिएक्शन रहेगा? ग्लाइकोजन जो कि एक एनिमल स्टार्च है, अगर हम ग्लाइकोजन की आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पिंक रेड कलर आता है, रेड और पिंक कलर हमारे पास आएगा. एंड दिस इज आयोडीन टेस्ट इज नेगेटिव. आयोडीन टेस्ट इज नेगेटिव है. ठीक है. और अगर हम ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कुछ अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है. अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस थोड़ा कम है और यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा होंगी. यहाँ पे ब्रांचिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. अभी मैं आपको ब्रांचिंग के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा व्हाट दैट ब्रांचिंग इज. गॉट इट? समझ आ गया? तो आप यहाँ समझ सकते हैं, सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन. आप ग्लाइकोजन का पार्ट यहाँ देख रहे हैं, दिस इज सिंपल चेन. ये जो नीचे आपको नजर आ रही है, दिस इज सिंपल चेन. आप इसको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से देख सकते हैं. देखिए, these are glucose unit. ये ग्लूकोज है, ये सेकंड ग्लूकोज है, थर्ड ग्लूकोज, फोर ग्लूकोज आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन से बॉन्ड्स होते हैं बच्चों शुगर्स के बीच में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. लेट मी डिस्कस कि ये कौन से कार्बन से अटैच है. सो देखिए, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर. 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 कार्बन शुगर है. 5 एंड 6 कार्बन शुगर है स्टूडेंट. तो वन अगेन देखिए, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, राइट. तो देखिए यहाँ पर जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, किस किस के बीच में बना बच्चों? फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन. तो आप इसको बोल सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसको बोल सकते हैं आप. समझ में आया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो हमने बात की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर्स के बीच में है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसमें भी अल्फा 1,4 अल्फा कार्बन के बीच में है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन अल्फा 1,4 भी हो सकता है, एंड इसमें भी बीटा 1,4. ठीक है, बीटा 1,4. सपोज दीज आर टू ग्लूकोज यूनिट्स. ये हमारे पास दो शुगर हैं और यू कैन से ग्लूकोज है. तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन. तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, दिस इज अल्फा 1,4. लेकिन अगर इसी बॉन्ड को मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, दिस इज अगेन ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रक्चर, राइट. और यहाँ पर बॉन्ड बने कुछ इस तरीके से, दिस इज बीटा 1,4. कैसे लिंकेज है? बीटा 1,4 लिंकेज. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है. अल्फा 1,6 भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों बॉन्ड. अल्फा 1,6 प्रेजेंट होंगे कहाँ? ब्रांचिंग में. देखिए, लाइक यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये जो ब्रांच आपको नजर आ रही है, दिस ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये 6 कार्बन से शुरू हो रहे हैं. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 6. तो ब्रांचेस के अंदर जो बॉन्ड होंगे, दिस इज अल्फा 1,6. अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. समझ में आ गया कैसी लिंकेज रहेगी? अल्फा 1,6. तो ओवरऑल आपको समझ आया है कि शुगर्स जब आपस में कनेक्ट होती है, बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट मे बी अल्फा 1,4, दैट मे बी बीटा 1,4, दैट मे बी अल्फा 1,6.
अल्फा 16 कहाँ प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? दिस इज प्रेजेंट इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। एज यू ऑल नो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है बच्चों? सेल्यूलोज, ठीक है। एंड द पेपर वी आर यूजिंग, जो पेपर हम यूज करते हैं बुक्स में, नोटबुक्स में, पेपर किससे बनता है? प्लांट पल्प से। कॉटन फाइबर किससे बनती है? सेल्यूलोज से, ठीक है। एंड अगर हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लूकोसामीन, दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स, मतलब शुगर के साथ साथ अगर अमीनो ग्रुप भी यहाँ पर जुड़ा है, तो ऐसी शुगर्स बेटा जिसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, ऐसे शुगर्स को वी कैन कॉल मॉडिफाइड शुगर, जैसे कि ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन, राइट। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स के, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन। आपने पढ़ा है ना कॉकरोच के, कॉकरोच जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो वहां पर आपने देखा कि आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज स्पेसिफिकली मेड अप ऑफ काइटिन। तो बच्चों दीज कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में भी होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं। लाइक एक ही तरह की यूनिट, जैसे काइटिन में बात करें तो नैग एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, तो ये नैग यूनिट्स ही यहाँ पर जुड़ी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमें पॉलीसेकेराइड्स में देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में बच्चों हमारे पास आएगा डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म रहेगी डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइटिंग पेन टैब में राइटिंग का थोड़ा सा रहता है, सो डोंट थिंक कि मैम की राइटिंग बहुत गंदी है। हाँ, आरएनएस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वी हैव टू सी ऑन द स्क्रीन एंड टू राइट ऑन द पेन टैब, तो राइटिंग का थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। चलिए टॉपिक समझ में आना चाहिए। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। सो दैट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चों यहाँ पर होती है राइबोस शुगर। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है, दैट इज अ 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर है। स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने का मिलेगा। एंड बच्चों दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। अगर यहाँ पे हो CH2OH और H, सो दिस इज फिफ्थ कार्बन। 5 कार्बन हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, सेकंड प्राइम पोजीशन पे, 2 प्राइम पोजीशन पे OH एब्सेंट होता है डीएनए में। डीएनए में 2 प्राइम OH इज नॉट प्रेजेंट। इन आरएनए, आरएनए के अंदर 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है, और यही कारण है, यही रीजन है आरएनए इज रिएक्टिव इन नेचर। आरएनए इज रिएक्टिव, आरएनए इज कैटालिटिक। ये 2 प्राइम OH इसको कैटालिटिक बनाता है, इसको रिएक्टिव बनाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर, क्योंकि ये रिएक्टिव है, कैटालिटिक है, सो नॉट regarded as a stable genetic material। इसको हम एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते, गॉट इट। लेकिन डीएनए, डीएनए के पास 2 प्राइम OH एब्सेंट है, सो इट इज मोर स्टेबल, डबल हेलिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो वो सारे डिफरेंसेस भी हम करेंगे अभी आगे डीएनए आरएनए के बीच में। सो कमिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए दीज आर ऑल्सो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आएंगे। तो कैसे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स? इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स क्या रहेगी बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीजें रहेंगी यहाँ पे। वन इज नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस, वन इज राइबोस शुगर, deoxyribose in DNA, deoxyribose sugar, and one is phosphate group, वन इज फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 चीजें रहेंगी, वन इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज राइबोस शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? चलिए तो लेट मी रब दिस, थोड़ा सा रब कर देते हैं।
so it will be more easy to understand. तो बच्चों इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट जब जुड़ेंगे so it will become polynucleotide. तो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, राइट. देखिए अब मैंने आपको बताया अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, सॉरी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़े हों, न्यूक्लियोटाइड है ना, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अगर जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियर बॉन्ड. कौन सा है बच्चों? यहाँ पे नोट करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर रहेगा. Sometime one important question can be asked in exam. What is nucleoside? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक ही डिफरेंस है. न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर भी है और फॉस्फेट बॉन्ड भी है. लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फोरस ग्रुप एब्सेंट होगा, सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड. लेकिन अगर तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, तीनों चीजें कौन सी मैं बता रही हूँ आपको? नाइट्रोजनस बेस भी है, राइबोस शुगर भी है, फॉस्फेट, तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, देन इट इज न्यूक्लियोटाइड. So here the monomeric unit is nucleoside, not nucleoside. ध्यान रखेंगे. तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आता है. बिल्डिंग ब्लॉक मैंने आपको बता दिया क्या है? न्यूक्लियोटाइड. और इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, एक मोनोसैकेराइड यानी कि शुगर है, और थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप. गॉट इट. अच्छा, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे बच्चों. ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं. वन इज प्यूरीन्स एंड वन इज pyrimidine. प्यूरीन्स हैं और pyrimidine है. प्यूरीन के अंदर हमारे पास आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidines के अंदर हमारे पास आते हैं यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन. यूरेसिल इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन आरएनए. यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट है? आरएनए के अंदर. और थायमिन प्रेजेंट है डीएनए में. यही डिफरेंस है बच्चों, बाकी सब सेम है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन. हाँ, याद रखेंगे, ए ऑलवेज बॉन्ड विद मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी. ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, एडेनिन और थायमिन के बीच में. साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन विद जी. साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा जो बॉन्ड रहेंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे बच्चों. सो प्यूरीन्स किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? पायरिमिडीन्स. पायरिमिडीन्स. गॉट इट? समझ में आए? ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज आपने देख लिया, आरएनए के अंदर है, और राइबोस शुगर किसके अंदर है? राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए. गॉट इट? तो ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में. And in our next video, we are going to cover our next topic, that is structure of protein. I think. Let me check. Our next topic is structure of protein. Yes, primary structure, secondary structure, and tertiary structure. This is very important topic again, and we are going to discuss this topic in our lecture number 4. So I hope this video will be helpful for you all. If you have any doubt, any query, you can write down in comment box. And if you like this video, please hit the like, share, and subscribe button. Goodbye.